Hello everyone, I welcome you all again in our daily The Hindu newspaper based analysis in our UPSC MCQ format है ना. So let's just start for the day है ना. Today is 3 September है ना. So first question is based on the news about ISM Indian Semiconductor Mission है ना, जिसको लेके आपका ये सारी चीज़ें काफ़ी न्यूज़ में रह रही हैं आजकल, तो आपको पता होना चाहिए. वैसे तो ये बहुत बेसिक चीज़ है कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में जिनकी कंडक्टिविटी लाई करती है. तो सिंपल सा क्वेश्चन है. और इनकी कंडक्टिविटी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इनकी रेजिस्टिविटी कम होती है, तो इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है. मतलब ये ज़्यादा, जैसे जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनको आप टेम्परेचर ज़्यादा दोगे तो वो और ज़्यादा मतलब अच्छे से चीज़ें, मतलब जो आपका कंडक्टिविटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है उनकी है ना. सो दैट्स सिंपल. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ इम्पॉर्टेंट है ना, बिकॉज आजकल ओबीसी रिजर्वेशन को लेके काफ़ी न्यूज़ आ रही है. महाराष्ट्र का जो सिनेरियो है वहाँ पे, तो द इंदिरा सोहनी या मंडल कमीशन जजमेंट इज़ बेस्ट नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल. तो ये आपको वैसे पता होगा कि इसमें क्या था, 50% कैप ऑन रिजर्वेशन, पहला तो ये. और दूसरा इसने ओबीसी के अंदर क्या, नॉन क्रीमी लेयर या क्रीमी लेयर, ये दोनों जो कैटेगराइजेशन है वो चीज़ लाई. कि मतलब नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है, देखो ओबीसी में रिजर्वेशन चाहिए, लेकिन क्या ओबीसी सबको रिजर्वेशन चाहिए होगा? ऑब्वियसली नहीं. काफ़ी सारे वेल ऑफ पीपल भी हैं, जो मतलब काफ़ी सारे जिनके पास अच्छे खासे फाइनेंशियली वो मतलब वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, तो उनको नीड नहीं है इवन तो दे आर फ्रॉम ओबीसी. तो इसमें क्या किया, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लाया कि ओबीसी में वो वाले ओबीसी जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं तो उनको क्रीमी लेयर में लाया गया, और जो एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर है उनको ही रिजर्वेशन मिलेगा. तो इंट्रोड्यूसिंग द क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट है ना. और यही बात आजकल ये भी चली हुई है कि SC ST में भी इसका कॉन्सेप्ट लाने की बात हो रही है, क्रीमी लेयर का है ना. एक्सक्लूजन फॉर ओबीसीज एंड अप होल्डिंग रिजर्वेशन, किसके लिए, ओबीसी का रिजर्वेशन रखा लेकिन सिर्फ एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर, मतलब जो कि वेल ऑफ नहीं है, फॉर ओबीसीज, लेकिन विद एन ओवरऑल 50% कैप, कि टोटल रिजर्वेशन शुड नॉट एक्सीड 50% है ना. दिस वन ये सिंपल है. आगे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द पैक ऑफ पार्लियामेंट. पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आपको पता ही होगा, जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होगी, एस्टिमेट्स कमेटी हो गई है ना. ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी कमेटीज़ क्यों बनती है, बिकॉज पार्लियामेंट ऑल टाइम सेशन में नहीं रहती, तो जो भी सारी फंक्शनिंग है उसको स्मूथ रखने के लिए ऑल अराउंड द ईयर ये सारी चीज़ें होती हैं. और ये वन ऑफ द मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी है. इसमें आपको देखिए ध्यान से, इसमें लीड कौन करता है, जनरली आपका ओपोजिशन का जो लीडर होता है ना. अब इसके बारे में क्या बात सही है, पहले तो आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए. 22 मेंबर कमेटी होती है, और अगर आपको याद रखना हो हमेशा, तो राज्यसभा से जितने मेंबर होंगे उसके मतलब डबल प्लस वन लोकसभा से होते हैं. वैसी कमेटी जो इम्पोर्टेंट है एक्चुअल में मैंडेट के लिए. तो यहाँ पे क्या होता है, 7 मेंबर राज्यसभा के, 15 मेंबर लोकसभा के. बट ऑप्शन देखते हैं क्या पूछा है, कि फंक्शन क्या है. फंक्शन कुछ नहीं है, पब्लिक अकाउंट्स को चेक करना. पब्लिक अकाउंट्स मतलब गवर्नमेंट का जो भी मतलब आपका अकाउंट्स है, गवर्नमेंट क्या खर्चा कर रही है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, वो सारी चीज़ें उनको मतलब एग्जामिन करना. और उसके बाद जो सीएजी होते हैं, सीएजी भी आपका क्या होता है, रिपोर्ट सबमिट करते हैं आपका पीएसी को है ना. तो टू एग्जामिन द अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट है ना, एंड ऑडिट रिपोर्ट सबमिटेड बाय सीएजी है ना. आपको पता होना चाहिए. आगे चलते हैं, बहुत सिंपल. नेक्स्ट इज द 1992 अर्थ समिट. ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज आजकल COP 30 की बात हो रही है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, आपको पता है COP 30 है ना. तो 1992 ये आपका ब्राज़ील में होना है. 1992 अर्थ समिट जो रियो डी जनेरो, वो भी ब्राज़ील में था. लेट डायरेक्टली टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल कन्वेंशन. यहाँ से आपका 3 इंपॉर्टेंट कन्वेंशन आए थे, आपको पता होना चाहिए. एक होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है ना, ये क्लाइमेट चेंज को लेके, जैसे ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल, ओजोन की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्लोबल वार्मिंग की, जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है ना. दूसरा आया था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसमें आपका कार्टिगना प्रोटोकॉल, ये सारी चीज़ें होती हैं. तीसरा आया था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, जिसके अंडर आपका ये सारी चीज़ें होती है, कैसे जो डेजर्ट्स बढ़ रहे हैं, मतलब रेगिस्तान अपना एरिया बढ़ा, क्यों बढ़ता है आपको पता है ना, कि जैसे मान लो रेगिस्तान में जो रेत है वो जैसे जैसे अगर आपका दूसरी जो फर्टाइल लैंड है उसकी तरफ को हवा की वजह से वो डिपॉजिट मतलब मूव करती जाती है, तो वहाँ पे भी वो क्या हो जाता है, रेगिस्तान का एक्सपेंशन हो जाता है. तो इसको रोकने के लिए आपको पता भी होगा कि कैसे ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट बन लगते हैं ना. आपका अफ्रीका में हो, चाहे चाहे आपका यहाँ पे अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट हो है ना इंडिया में.
तो तीन ये आपको पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट इज योर द पेरिस एग्रीमेंट। तो पेरिस एग्रीमेंट 2015 का जो था, इसमें यही था कि इस सेंचुरी में जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर का राइज है उसको मतलब 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसको 1.5 डिग्री कर दिया गया कि 1.5 डिग्री से ज़्यादा हम जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है इस सेंचुरी में, मतलब इन 100 सालों में, उसको ट्राई करेंगे कि वो इसके अंदर रहे, ग्लोबल जो एवरेज टेम्परेचर है ना। तो दिस इज सिंपल है ना। पेरिस एग्रीमेंट में ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर की बात हुई थी। सीक्स टू लिमिट वार्मिंग वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, और एफर्ट्स करेंगे कि अगर 2 डिग्री सेल्सियस अच्छा है कि 1.5 डिग्री तक ही ले आए, है ना। और इसमें क्या है, आपका नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, हर नेशन का अपना कुछ कंट्रीब्यूशन है ना। और सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि इतना हम इसमें मतलब कंट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट सिकल सेल एनीमिया। ट्राइबल्स में मतलब काफ़ी प्रेवलेंट डिजीज़ होती है। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है। जनरली हमारे जो रेड ब्लड सेल होते हैं उनकी शेप आपको पता है ना, ऐसी कुछ होती है और रेड कलर के। अब होता क्या है कि जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से, जेनेटिक पॉइंट म्यूटेशन मतलब कि एक छोटा सा बेस चेंज हो जाता है। अब बेस वगैरह ये क्या होता है, आई होप आपको इतनी बायो आती होगी। अदरवाइज on this channel itself I will launch a genetic course in मतलब few days, है ना। so you can see there too। बट आप अभी के लिए समझिए कि जब भी हमारे जैसे ये सारे जो जेनेटिक मटेरियल होता है तो ये ना बनता कैसे है, ये सारे बेसेस जुड़े होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स में, है ना। न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं, और न्यूक्लियोटाइड्स के एंड पे बेस जुड़ा होता है, वो बेसेस आपस में जुड़े होते हैं। अब कोई एक न्यूक्लियोटाइड पॉइंट म्यूटेशन मतलब कि एक छोटे से पॉइंट का, अब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है, ऐसा जो पॉलीमर है ना, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है, उसको ना रिप्लेस कर दे वहाँ पे ना कुछ और आ जाए। उसकी वजह से क्या होता है कि इनका काम क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का जो बेस का कॉम्बिनेशन होता है कोडोन्स एंड ऑल, ये आपका कोड करते हैं आपका स्पेसिफिक अमीनो एसिड को, और अमीनो एसिड से क्या बनता है, फिर स्पेसिफिक प्रोटीन बनता है। अब मान लो यहाँ पे अगर बीच में एक बेस चेंज हो गया तो कोड चेंज हो जाएगा ना, कोड चेंज हो जाएगा तो अमीनो एसिड भी चेंज हो जाएगा, अमीनो एसिड चेंज हो जाएगा तो प्रोटीन भी डिफरेंट बनेगा। और सारा जो प्रोटीन है, ये जिस टाइप का प्रोटीन होगा उस टाइप के हिसाब से ये खुद को एक्सप्रेस करेगा, है ना। सारी चीज़ें बॉडी में ऐसी ही होती हैं, चाहे आपका जो मतलब दिमाग किसी बॉडी पार्ट को मैसेज भेजता है तो वो भी ऐसे ही करता है कि आपका क्या होता है कि कोड, और उसके बाद प्रोटीन रिलीज करता है, वो जाके आपका रिसेप्टर जीन जो है उसको उस स्पेसिफिक बॉडी पार्ट पे कैप्चर कर लेता है और उसको पता चल जाता है सिग्नल का। तो सिंपली अ पॉइंट म्यूटेशन इन बीटा ग्लोबिन जीन। जीन क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द डीएनए विच कैन इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस इटसेल्फ, है ना, कि छोटे छोटे टुकड़ों में काट लो डीएनए को, तो हर किसी का अपना एक फंक्शन होता है। अब मुझे ये बताओ, ये एक नाम है जीन का, एचबीबी जीन। उसमें क्या होता है आपका ना, कुछ पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है एक बेस चेंज की वजह से, ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन बनना शुरू हो जाता है ना। तो उससे क्या हो जाता है, एक मिस सेंस म्यूटेशन, मिस सेंस मतलब कि डिफरेंट टाइप का प्रोटीन बनेगा इस वजह से, है ना। तो मिस सेंस मतलब कि एक छोटे से पॉइंट पे अमीनो एसिड डिफरेंट है तो फिर उसके बाद प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो पॉइंट म्यूटेशन इन बीटा जीन कॉजिंग सब्सटीट्यूशन ऑफ दिस, है ना, सिंगल बेस म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन इन द बीटा ग्लोबिन एचबीवी जीन, जिसमें आपका ये हो जाता है एट पोजीशन 6 प्रोड्यूसिंग abnormal hemoglobin S। नेक्स्ट इज योर विच स्टेटमेंट अबाउट सिकल सेल एनीमिया इज करेक्ट। सिकल सेल एनीमिया मतलब कि ब्लड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होना, है ना, ये सब चीज़ें। अब मुझे या मतलब क्वालिटी ऑफ जो आरबीसी है वो कम होना, कि अच्छी क्वालिटी का मतलब आरबीसी नहीं है, एफिशिएंट आरबीसी नहीं है ब्लड में, है ना। विच स्टेटमेंट अबाउट सिकल सेल एनीमिया इज करेक्ट। सिकल सेल, सिकल आपको पता ही होता है, खेतों में यूज होता है, इस टाइप का होता है एक, या क्रेसेंट शेप चांद की तरह, है ना। तो होता क्या है, जनरली हमारे हेमोग्लोबिन ऐसा होता है, बट यहाँ पे प्रोटीन चेंज होने की वजह से, जीन में म्यूटेशन होने की वजह से आपका जो आरबीसी है वो ऐसी शेप ले लेता है, मतलब क्रीसेंट चांद की तरह। इससे क्या होता है, देखो पहली बात तो ऐसे था ये, अब ये ऐसे हो गया। अब सोचो ये आपका अगर ब्लड वेसल्स हैं, इसमें फ्लो करना है तो ये इजीली हो जाता है, लेकिन इसको फ्लो करना है तो इसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है, मतलब अच्छे से मूव नहीं कर पाता तो आपका क्या होता है, ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ती है, उस वजह से क्या होता है आपका ब्लड सही टाइम पे नहीं पहुंच पाता काफ़ी सारी जगह पे, तो इससे क्या हो जाता है, मतलब ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होती है। और दूसरी बात जो मेन है, अब जो ये है मान लो, जैसे मान लो ये अगर ऐसे है और ये इस टाइप की शेप लेने की वजह से इस आरबीसी, देखो जनरली आरबीसी का एक मतलब अपना टाइम है, ब्लड सेल्स खत्म होते रहते हैं फिर प्रोड्यूस होते रहते हैं दोबारा से, है ना। तो इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है कंपेरिजन टू दिस। मतलब ऐसे सोचो कि जैसे ही ये शेप ले लेता है तो ये सोचो सिर्फ 2-3 दिन
टिकेगा या ऐसे फिर बार बार जनरेट होना पड़ता है। इससे क्या हो जाता है कि इंसान के अंदर ना ब्लड काउंट कम होना शुरू हो जाता है। और जनरली यहाँ पे क्या होता है, वैसे इसके कुछ मैं देखो, अगर मैं जेनेटिक्स की बात करूँ तो इसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं। लाइक मलेरिया प्रोन प्लेसेस में, मान लो मलेरिया का जो पैरासाइट है उसको ब्लड सरफेस चाहिए, तो इस केस में उसको ऐसा सरफेस मिलेगा जो मतलब उसको अच्छा खासा काफ़ी टाइम तक मतलब सपोर्ट करता रहेगा। तो यहाँ पे मलेरिया मतलब ज़्यादा चांस है होने के। यहाँ पे क्या होगा, पैरासाइट आया और एक दो दिन में ये सेल खत्म हो गया, तो उसका जो साइट थी वो भी खत्म होगी, तो पैरासाइट को अपना पूरा एक्सप्रेस करने का मौका ही नहीं मिला। तो ऐसा नहीं है, सिकल सेल आपको कई जगह हेल्प भी करता है अगर देखा जाए तो, बट मोस्टली इट कॉजेज एनीमिया। तो क्या देखा जाता है, फिर एक कॉन्सेप्ट देखा जाता है कि कैसे हम क्या देखें, पॉलीजेनिक बना दें, मतलब कि आपका कुछ ट्रेट्स इस वाले आरबीसी के और कुछ ट्रेट्स इस वाले, मतलब कि अगर मान लो 100% आरबीसी में से 30-40 सिकल सेल शेप और 60%, तो ब्लड कैरिंग कैपेसिटी भी ठीक ठाक ही रहेगी और मलेरिया से ही बचे रहेंगे, है ना। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, आई विल लॉन्च अ स्पेसिफिक कोर्स ऑन दिस। बट सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, पहली बात तो ये इनहेरिटेबल है, मतलब कि पेरेंट्स से फर्दर आगे जनरेशन में ट्रांसफर हो सकता है थ्रू द जेनेटिक मटेरियल। इट इज़ इनहेरिटेड इन एन ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न। अब देखो, अभी आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एक्चुअल ना हमारा जो डीएनए होता है दैट इज नथिंग बट वही क्रोमोसोम्स, है ना। क्रोमोसोम्स आपको पता होगा। अब क्रोमोसोम कितने होते हैं ह्यूमंस में, कितने होते हैं 46 क्रोमोसोम, जिसमें 23 पेयर होते हैं। तो देखो 23 तो सेम ही होते हैं, दोनों एक दूसरे की तरह, है ना। अब मुझे ये बताओ कि जैसे मेल्स में एक्स वाई होता है बट वो अलग बात है। अब मुझे ये बताओ 22 क्रोमोसोम प्लस वन क्या होता है आपका, सेक्स क्रोमोसोम। इसको बोलते हैं एलोसोम, इनको बोलते हैं ऑटोसोम। तो मतलब कि आपका जो ये डिजीज है सिकल सेल एनीमिया की, जो इनहेरिटेंस अगर ट्रांसफर होगी तो उसको सेक्स क्रोमोसोम नहीं ट्रांसफर करता, उसको करता है ये, मतलब कि इन 22 क्रोमोसोम में से कोई क्रोमोसोम ट्रांसफर करेगा। और रिसेसिव पैटर्न मतलब कि ये तभी खुद को शो करेगा जब ये रिसेसिव होमोजाइगस होगा। रिसेसिव ट्रेट खुद को तभी शो कर सकती है जब उसके साथ कोई और डोमिनेंट ट्रेट ना हो। मान लो अगर ऐसे हो जाए तो इसको शो होने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो ये डिजीज अगर रिसेसिव डिसऑर्डर है तो इसको शो होने के लिए हमेशा नेसेसरी है कि आपका ये होमोजाइगस कंडीशन में होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम करेंगे, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। अब बस ये देखो, इट इनहेरिटेड है ना, ये आपको कोई नहीं पूछेगा, ये मैंने शायद थोड़ा ज़्यादा ही लिख लिया। बट कॉजेज सिकलिंग, ये आपको पता होना चाहिए, क्रिसेंट शेप ऑफ आरबीसी लीडिंग टू वेस्को ओकल्शन, है ना, क्राइसिस एंड हिमोलिसिस अनीमिया, मतलब हीमोग्लोबिन से रिलेटेड, है ना। तो वैसे तो हीमो मतलब ब्लड रिलेटेड होता है, तो हाँ मतलब आपको पता होना चाहिए। दैट्स योर 7th क्वेश्चन, है ना। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू सो मच, लेट्स जस्ट सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, है ना।